इस क्वेश्चन में हमको एक फोर्स दे रखा है, ठीक है। ये है हमारे पास 6i कैप प्लस 8j कैप। इसको हमको क्या करना है, इस वेक्टर को हमको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और इस वेक्टर का हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका x एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है ये निकालना है, y एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है ये निकालना है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कह रहा है कि इस वेक्टर को सबसे पहले आप रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक्सिस बना लीजिए। मान लीजिए आपके पास हो गया x एक्सिस, ठीक है ना। और इधर बना लीजिए आप, मान लीजिए हो गया हमारे पास y एक्सिस, सही नहीं है। अब हमको पता है, देखिए लिखा है 6i कैप। तो ये जो i कैप लिखा है किस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है, ये जो i कैप हमारे पास पॉजिटिव x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। इधर आ गया हमारे पास i कैप, सही नहीं है। और इधर हो गया हमारे पास j कैप, पॉजिटिव y डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर आ गया, j कैप। इस तरह से हमने लगा दिया है, ठीक है ना। अब देखिए हमको कितना रिप्रेजेंट करना है, 6 करना, ठीक है ना। ये पूरा क्या फोर्स है, तो किसमें, न्यूटन में, ठीक है ना। हमको क्या करना है, 6 कंपोनेंट लेना किस डायरेक्शन में, x एक्सिस में। तो हम मान लेते हैं यूनिट यहाँ की 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन। अब देखिए x एक्सिस में हमको कितना लेना, 6 यूनिट। तो बना लीजिए सेम, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, ठीक है ना। इस तरह से देखिए ये वाला जो लाइन हमने खींच दिया, ये जो लेंथ हो गया, ये x एक्सिस में इस फोर्स की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करा, ठीक है ना। यानी मैग्नीट्यूड कितना, 6 है, ठीक है ना। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो आपके पास है, ये लेंथ कितना है, 6 सेंटीमीटर। यानी कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 न्यूटन। 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 6 सेंटीमीटर कितना को रिप्रेजेंट करेगा, 6 न्यूटन को, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास जो y एक्सिस में है उसमें कितना लेना है, इसका कंपोनेंट कितना है, y एक्सिस में 8 है। तो इसी तरह बना लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। 8 आ गया। अब इसको यहाँ से ज्वाइन कर दे रहे हैं, ओरिजिन से हम इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बन गया है y एक्सिस में इसका कंपोनेंट, ये कितना हो गया हमारे पास 8 है, ठीक है ना। ये पूरा यहाँ से लेके 8 हो गया, ठीक है ना। अब हमको इस वेक्टर को पूरा रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेंगे, इसकी हेड से एक पैरेलल लाइन खींच दीजिए इस तरह से, इसकी हेड से एक पैरेलल लाइन खींच दीजिए जो कि किसके पैरेलल, x एक्सिस के हो गई। और इसकी हेड से एक पैरेलल लाइन खींच दीजिए जो कि होगी y एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। इस तरह से आप खींच लीजिए, ठीक है। इनका जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, देखिए यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को आप क्या करिए, ओरिजिन से मिला दीजिए, जहां दोनों का टेल था वहां से मिला दीजिए। जब आपने मिला दिया ये, तो ये हो गया हमारे पास वेक्टर एफ, ठीक है। इस तरह से हमको वेक्टर एफ बनाना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमारे पास वेक्टर एफ का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इस वेक्टर एफ का रिप्रेजेंटेशन हो गया ना। सबसे पहले 6 यूनिट x डायरेक्शन में लेना था, ले लिया। 8 यूनिट y डायरेक्शन में लेना था, ले लिया। अब इसकी हेड से एक पैरेलल लाइन खींच दी x एक्सिस के पैरेलल। अब इसकी हेड से एक लाइन पैरेलल खींच दी y एक्सिस के पैरेलल। ये जहां पर दोनों इंटरसेक्शन हुआ उसको हमने ओरिजिन से मिला दिया, यहाँ इन दोनों के टेल से मिला दिया। तो ये वाला जो हमको वेक्टर मिला, ये हमारे पास आ गया है एफ वेक्टर। अब हमसे पूछ रहा है इस एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है, ये लेंथ बताना हमको, मतलब ये लेंथ बताना। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है, लेंथ। यानी हमको यहां से लेके यहां तक का लेंथ बताना। जैसे पूछ रहा है कि वेक्टर एफ का आप क्या बता दो, मैग्नीट्यूड बता दो। इसका क्या मतलब है, यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है इसकी लंबाई बता दो। समझ रहे हो बात को ना। ये हो गया 6 है। और ये बताइए अगर 8 है तो इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया जाए तो ये भी 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सही बात है। तो ये 8 हो गया और ये 6 हो गया। और ध्यान से देखिए कि राइट एंगल ट्रायंगल बना है कि नहीं है। ये लाइन ऐसे पैरेलल शिफ्ट की गई है और ये लाइन ऐसे है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। तो ये आपके पास नाम लिख लीजिए, ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया। ओ ए बी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है कि नहीं है, सही बात है। अब इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा दे रहे हैं, ठीक ना। तो इसका स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। यानी कि जो वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा, अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक ना। अंडर रूट में आपके पास 6 का स्क्वायर, अंडर रूट में 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक ना। ये देखिए 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 हो गया। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 100 आ जाएगा। यानी ये कितना आ गया, 10, ठीक है। यानी कि यहां से यहां तक जो लेंथ की लंबाई है कितना आ गया, 10 आ गया। ये जो लेंथ है इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, फोर्स का 10 हो गया, ठीक है। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास 10 आ गया, ठीक है ना। देख लीजिए आपके पास ये जो फोर्स था इसका मैग्नीट्यूड आ गया है 10,
ठीक है ना। और अगर मान लीजिए हमसे पूछ दी इस फोर्स के अलांग यूनिट वेक्टर निकालिए, क्या निकालिए, इस फोर्स के अलांग यूनिट वेक्टर निकालिए। तो हमारे पास देखिए इक्वेशन क्या, कोई भी वेक्टर है इसमें दो चीजें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसका यूनिट वेक्टर। तो यह कैट लिख दिया, मतलब यूनिट वेक्टर हो गया। अगर इसको निकालना हमको तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स डिवाइडेड बटा उसका मैग्नीट्यूड। किसी भी फोर्स को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। देखिए हमारे पास फोर्स पता है यानी वेक्टर पता है, तो वेक्टर कितना होगा 6i कैफ प्लस 8j कैफ डिवाइडेड बटा इसका मैग्नीट्यूड कितना है 10, यानी डिवाइडेड बटा 10 कर दीजिए। ये क्या बन गया आपके पास, यूनिट वेक्टर बन गया। ठीक ना। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, अलग अलग डिवाइड करके, ठीक, यानी लिख सकते हैं 6/10 आई कैफ प्लस 8/10 जे कैफ, ठीक ना। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा आपके पास 3/5 आई कैफ प्लस 4/5 जे कैफ। ये क्या हो गया आपके पास, ये आपके पास आ गया यूनिट वेक्टर। ये जो आया आपके पास पूरा क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक ना। आप इस फोर्स का जो आपके पास आ गया ये हो गया यूनिट वेक्टर। ठीक है ना। अब मान लीजिए हमसे पूछ दिया जाए कि ये जो वेक्टर है, ठीक है, जो वेक्टर एफ है, ये एक्स एक्सिस वाली जो लाइन है इससे कितना एंगल बना रहा है, मतलब ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस से यहाँ से इसका कितना एंगल पे टिल्ड है, ठीक है, कितना एंगल यहाँ से बना रहा है। ठीक ना। तो इस एंगल को मान लीजिए हमने कर दिया अल्फा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के एंगल को हमने मान लिया अल्फा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या tan अल्फा लिख सकते हैं क्या, देखिएगा बताइए tan अल्फा कितना हो गया। tan अल्फा क्या होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बटा आपके पास क्या बेस है। ठीक है, tan अल्फा इक्वल टू कितना हो गया 8 कितना हो गया आपके पास 6, यानी कितना आ गया ये 4/3। ठीक ना। यानी कि जो tan अल्फा की जो वैल्यू आ गई है ये आ गया 4/3। ठीक ना। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक ना, अगर अल्फा निकालना चाहते तो अल्फा की जो वैल्यू आ गई इसको ऐसा लिखा जाता है, देखिएगा क्या लिखा जाता है tan इनवर्स 4/3। ठीक ना। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू निकालना चाहेंगे tan इनवर्स 4/3 का, ठीक ना, कैलकुलेट करके आपको दिखा देते हैं। शिफ्ट tan इनवर्स आपके पास है 4/3। ठीक ना। यहाँ से आपके पास आ रहा है 53 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कैल्शियम आ रहा है 53 डिग्री, यानी आपके पास आ गया 53 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये जो यहाँ से एंगल बन रहा है इसका कितना होगा 53 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये वाला एंगल पूछा जाए आपसे यहाँ से वाई एक्सेस से, जो वाई एक्सेस से कितना एंगल बन रहा है तो कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री है। ये अगर 53 डिग्री होगा तो कितना आ गया आपके पास 37 डिग्री हो गया। सही है नहीं है। तो हम आपसे यहाँ बस ये बताना चाहते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है ना इसको आप याद रखिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना दिया, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल इसमें हमने कर दिया एंगल अल्फा है। ठीक है, और ये वाला दिया आपके पास 4, ये वाला दिया 3, ये वाला कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, आप पाइथागोरस लगा लीजिए। ठीक है ना। अब देखिए इस ट्रायंगल में आपके पास tan अल्फा कितना है, tan अल्फा इक्वल टू 4/3। ठीक है ना। तो जो अल्फा की वैल्यू होगा कितना होगा 53 डिग्री। ठीक है ना। अब यहीं से आपके पास अगर साइन अल्फा निकालना, मतलब कि साइन 53 लिखना चाहते कितना हो जाएगा, देखिएगा इसमें sin 53, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड हाइपोटेन्यूज यानी 4/5 हो जाएगा। ठीक है, इसे अगर आप cos लिखना चाहें cos 53 डिग्री, ठीक है, cos 53 क्या हो जाएगा इस एंगल से बता दीजिए आप ही। ठीक है, क्या होता है 20 यानी 3/डिवाइडेड हाइपोटेन्यूज 5 हो गया नहीं हो गया। तो ये वाला चीज आप याद रखिए। ठीक है, मान लीजिए ये वाला एंगल आपके पास 53 डिग्री है, ये वाला आपके पास 90 होता ही है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 37 डिग्री हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आप लिखना चाहते हैं tan 37 डिग्री, tan 37 डिग्री, तो बताइए tan 37 डिग्री कितना हो जाएगा इस ट्रायंगल में। देखिए 37 डिग्री एंगल है, ठीक ना, एंगल के सामने वाले को क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना होगा 3 हो गया और इसका बेस कितना 4, यानी कितना हो जाएगा 3/4। अगर कहीं 3/4 आ गया तो उसको tan 37 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आप साइन लिखना चाहते हैं sin 37 डिग्री, साइन क्या होता है आपके पास परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना आपके पास 3 है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना 5 है। ठीक है, अगर आप cos लिखना चाहते हैं cos 37 लिखना है, cos क्या होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, आपके पास आ गया 4/5। तो वाली वैल्यू याद रखें, फिजिक्स में बहुत ज्यादा ये यूज होता है। ठीक है, ये सब डाटा आपके पास याद हो जाता है अच्छा है कि tan अल्फा अगर 4/3 है तो अल्फा का वैल्यू 53 डिग्री आएगा, और अगर 3/4 दिया है तो tan 37 डिग्री हो जाएगा। तो इसको जरूर याद रखें। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए हमने सबसे पहले वेक्टर दिया था, तो इस वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट कर लिया, उस वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड निकाल दिया यानी कि लेंथ निकाल दी। ठीक है, और वो वाला वेक्टर जो x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है ये निकाल दिया हमने 53 डिग्री, और यहाँ से y एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 37 डिग्री, ये भी हमने एंगल निकाल दिया। सही है नहीं है। इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर भी निकाल दिया, ये जो वेक्टर दिया है इस वेक्टर को हमने उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो हमको उसको यूनिट वेक्टर भी मिल गया। ठीक है ना, ये सब काम हम लोग यहाँ कर चुके हैं। ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए आपके पास कोई 3 डायमेंशनल वेक्टर ऐसे लिखा, मान लीजिए वेक्टर a इक्वल टू ax
आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है ना। ये बताइए ए एक्स क्या है, ए एक्स जो लिखा है क्या है, इसको हम क्या बोले, तो ए एक्स को हम लोग बोलते हैं, ए एक्स क्या है, कंपोनेंट ऑफ, कंपोनेंट है, ए एक्स क्या है, कंपोनेंट ऑफ किसका, वेक्टर ए का, किस डायरेक्शन में, आई का यानी एक्स डायरेक्शन में, समझ रहे थे। इसको ऐसे बोला जाता है कंपोनेंट, क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना। ऐसे जो आपके पास ए वाई लिखा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए ए वाई, इसको बोला जाएगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन किस डायरेक्शन में है, जे डायरेक्शन में, ठीक है। जे को हम लोग क्या बोलना है, वाई, ठीक है। ये हो गया वाई डायरेक्शन में, ठीक है। इसी तरह से आपके पास मान लीजिए लिखा है ए जेड, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोनेंट, क्या है, कंपोनेंट ऑफ किसका, वेक्टर ए का, कहां पर, इन जेड डायरेक्शन, ठीक है ना। यानी कि ये आपके पास है जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट किसका, वेक्टर ए का, ठीक है ना। ये क्या है, ये वाई कंपोनेंट है किसका, वेक्टर ए का, कहां पर, वाई डायरेक्शन में, ठीक है। ये क्या है, कंपोनेंट है किसका, वेक्टर ए का, कहां पर, एक्स एक्सेस में या एक्स डायरेक्शन में, समझ रहे ना। इस तरह से इसको स्पेल किया जाता है, ठीक है। अगर वेक्टर ए का आपके पास मैग्नीट्यूड लिखना है, देखिए वेक्टर ए का अगर मैग्नीट्यूड लिखना है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दिया जाता है अंडर रूट में ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, इस तरह से किया जाता है, ठीक है। ए अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिखना है क्या करिए, ए एक्स का स्क्वायर लिख दीजिए प्लस ए वाई का स्क्वायर लिख दीजिए प्लस ए जेड का स्क्वायर लिख दीजिए और अंडर रूट लगा दीजिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे मान लीजिए आपके पास दिया है कोई फोर्स है, मान लीजिए फोर्स वेक्टर दिया आपके पास कह रहा है कि 6i है प्लस आपके पास मान लीजिए 8j है प्लस आपके पास मान लीजिए कुछ ऐसे 5k है, ठीक है। अब पूछ रहा है इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बताइए, क्या करिए, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बताइए, ठीक ना। उससे पहले हम देख लीजिए, अगर हम आपसे पूछे कि एक्स डायरेक्शन में, सुनिएगा ध्यान से, एक्स डायरेक्शन में इसका कितना कंपोनेंट है, तो एक्स डायरेक्शन में कितना 6 है, वाई डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट 8 है, ठीक है। जेड डायरेक्शन में क्या है 5 है, ठीक है ना। इस बात को आप समझते हैं, ठीक है ना। इसका अगर हमको क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड लिखना है, ठीक है। इसको इस तरह सिंपल रिप्रेजेंट किया जाएगा और अंडर में लिखा जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कितना हो गया 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व करिए, कितना हो गया 36 हो गया, 64 हो गया और ये हो गया 25, यानी कि ये 100 और 25 यानी अंडर रूट 125 125 आ गया, ठीक है। इसका ये मैग्नीट्यूड हो गया इस फोर्स का, ठीक है ना। अगर यूनिट वेक्टर पूछा होता, ठीक है, अगर यूनिट वेक्टर पूछा होता या वेक्टर का, तो क्या करते हैं, वेक्टर या को फोर्स को उसके मैग्नीट्यूड से आप क्या करते हैं, डिवाइड कर देते, फोर्स को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते, यानी कि लिख देते 6 आई का प्लस 8 जे का प्लस 5 के का, ठीक है। अब इसको इसके मैग्नीट्यूड से आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा उस डायरेक्शन का, ठीक है ना। इस तरह से हमको इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। देखिए हमको 3 डायमेंशनल फोर्स दे रखा है, ठीक है ना। इसका हमसे मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना, देखिएगा 7 तो सबके नीचे है, ठीक है ना। ये तो कॉमन निकाल के बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम निकालना चाहते हैं, देखिए वेक्टर एफ का जब आप मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो 1/7 तो कॉमन है, इसको बाहर निकाल दीजिए, ठीक है ना। अब इसका आप लिख लीजिए अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यहाँ लिख दिया 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है ना। इसको अभी हमने सॉल्व किया था, कितना आता था ये, अंडर रूट 125 डिवाइडेड बटा 7, यही हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। ये क्या बनेगा, इसका मैग्नीट्यूड बनेगा। इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, देखिए जैसे कि वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड को हमने ऐसे लिख दिया, पहले देखिएगा 6/7 6 पहले मान लीजिए वेक्टर एफ को ही हमने लिख दिया ऐसे 6/7 आई का प्लस 8/7 जे का, सही नहीं है, प्लस 5/7 के का, सबके नीचे लिख लिया, 7 को सबके साथ है ना 7, इसलिए अलग अलग लिख लिया। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, इसका आपको मैग्नीट्यूड लिखना है तो क्या करना पड़ता है, जो एक्स के आई के साथ है उसका कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ये तो लिखना रहता है, यानी हो गया 6/7 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 8/7 का स्क्वायर प्लस आपके पास आ गया 5/7 का स्क्वायर, है कि नहीं है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में आएगा, देखिए 36 हो गया, 64 हो गया और आपके पास 25, यानी 125 डिवाइडेड बटा नीचे कितना आ गया आपके पास आ गया 49 स्क्वायर है ना। अब इसका देखिए स्क्वायर रूट जो आप लेंगे, ठीक है ना, जो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए अंडर रूट 125
बाई 7 हो गया कि नहीं हो गया। देखिए स्क्वायर रूट से निकलेगा 7 आएगा। दिख रहा है, ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। इससे हम बस आपको ये समझाना चाहते हैं कि कोई भी अगर कांस्टेंट है मतलब सबके साथ है तो उसको सीधे आप बाहर निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं। आप इस तरह से करिए, इस तरह से आंसर तो सेम ही आ रहा है ना, लेकिन टाइम बचाने के चक्कर में हम क्या करेंगे, ये जो सबके साथ कॉमन है उसको बाहर ले लीजिए कॉमन के तौर पे, समझ रहे हैं बात को ना, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए वही वाला प्रॉब्लम है, यहाँ पर वही लिखा है, यहाँ पर हमने बदल दिया, बस 21 कर दिया, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बताइए, √1 to 5 डिवाइडेड बाय 21 है कि नहीं। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, यानी कि सबके साथ है तो इसको ऐसे बाहर कॉमन ले लीजिए। मान लीजिए एक हमने प्रॉब्लम और लिख दिया, मान लीजिए ऐसे लिख दिया हमने 10 लिख दिया, 6i प्लस 8j प्लस 5 के लिख दिया, ठीक ना। तो ठीक है 10 सबके साथ कॉमन है ना, तो इसको बाहर ही रहने दीजिए, बस इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, यानी हो जाएगा आपके पास 10 √1 to 5, ठीक ना। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए एक और ले लीजिए, वेक्टर एफ इक्वल टू यहीं कहीं लिखा है आपका 13/17 लिखा है, ठीक ना। 6i लिखा है प्लस 8j लिखा है प्लस 5 के लिखा है कि नहीं है, ठीक है। हमको इससे मतलब ये नंबर सबके साथ कॉमन है ना, तो इसको ऐसे पड़े रहने दीजिए, इसको डिस्टर्ब मत कीजिए, तो इसको ऐसे रहने दीजिए। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे 1 to 5 आएगा, है कि नहीं है। तो इस तरह से सॉल्व किया कीजिए, ठीक है ना। अब हम लोग वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई मान लीजिए वेक्टर है, ये कैसे, ठीक ना। मान लीजिए फोर्स वेक्टर है, ठीक ना, फोर्स वेक्टर वेक्टर एफ है, ठीक ना। ये मान लीजिए हमारे पास कोई फोर्स था, ठीक ना, वेक्टर एफ इक्वल टू 10 न्यूटन है, ठीक ना, 10 न्यूटन था, इस डायरेक्शन में था, ठीक ना। हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया इतना लेंथ से, ठीक ना। मान लीजिए हमने कहा होगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन, ठीक ना, यानी ये लेंथ हमने ड्रा कर दिया 10 सेंटीमीटर का, ठीक ना, इस डायरेक्शन में, तो हमने फोर्स को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक ना। तो जो पहली प्रॉपर्टी ये कहना चाहती है कि जो फोर्स आपने रिप्रेजेंट कर दिया है, इसको अगर आप पैरेलली शिफ्ट कर दे, पैरेलल डायरेक्शन में ऐसे शिफ्ट कर दे, इधर ला दें ऐसे, ठीक है, पैरेलली हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट कर दें, तो हमारे पास जो वेक्टर रहेगा वो बदलेगा नहीं, वेक्टर जो रहेगा रिमेन अनचेंज रहेगा, ठीक ना। इस फोर्स वेक्टर को आपने क्या किया, देखिए इसका लेंथ ना बदल रहा है ना डायरेक्शन बदल रहा है, ठीक है, इसी डायरेक्शन में इस वेक्टर को बस शिफ्ट कर रहा है, पैरेलल डायरेक्शन में से शिफ्ट कर दिया, यहाँ लेके रख दिया, ठीक है, पैरेलल डायरेक्शन में शिफ्ट करके यहाँ लेके रख दिया, यहाँ लेके चले गए, यहाँ लेके चले गए, समझ रहे बात को। जैसे हमें कहना चाहते इसी वेक्टर को शिफ्ट करके आप बस लेंथ इतना ही रहना चाहिए जितना है, ठीक है, लेंथ उतना ही रहे, बस पैरेलली शिफ्ट कर दिया, यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब इसी को उठा के मान लीजिए यहाँ शिफ्ट कर दिया, कुछ इस तरह से बना दिया, ठीक है, या तो इसी को उठा के मान लीजिए यहाँ पर ऐसे कुछ बना दिया, ठीक है, सेम वेक्टर, यानी लेंथ सबका बराबर है, जितना लेंथ है और डायरेक्शन भी बराबर है, कितना डायरेक्शन भी सेम है, इसी डायरेक्शन में लग रहा है, सब इसी डायरेक्शन में लग रहे हैं कि नहीं है। यानी कि ई वाला अगर फोर्स वेक्टर एफ है, ए भी वेक्टर एफ हो जाएगा, ई वाला भी आपके पास वेक्टर एफ हो जाएगा, ए भी वेक्टर एफ हो जाएगा, ठीक है। तो जो पहली वाली हमारे पास प्रॉपर्टी है यही कहना चाहती है, ठीक है ना, कि अगर कोई भी वेक्टर है उसको पैरेलली शिफ्ट कर दिया जाए, ठीक है, पैरेलली शिफ्ट कर दिया जाए तो वेक्टर नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता, देखिए अगर आप कोई वेक्टर लिख रहे हैं तो वेक्टर को लिखने के लिए दो चीज का जरूरत पड़ता है, क्या, एक तो मैग्नीट्यूड है कि नहीं है, और दूसरा आपको पता है क्या है, डायरेक्शन। सही बात है नहीं है, सही बात है, ठीक है ना। अभी बताइए जब इस वेक्टर को हमने ऐसे शिफ्ट किया, इस वेक्टर को हमने ऐसे शिफ्ट किया, क्या इसका लेंथ बदल गया क्या, नहीं ना, जितना ये लेंथ था उतना ये भी लेंथ है, ठीक है ना। और डायरेक्शन भी बदल गई क्या, नहीं ना, देखिए डायरेक्शन इधर ही था, अभी भी डायरेक्शन इधर ही है कि नहीं है, ठीक है ना। हमने शिफ्ट करके यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, लेंथ भी नहीं बदल रहा है, लेंथ में यानी कि मैग्नीट्यूड, लेंथ का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड, लेंथ क्या है, नो चेंज है, लेंथ में कोई चेंज नहीं किया हमने, ठीक है ना। डायरेक्शन में भी हमने नो चेंज किया, डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, ना लेंथ में चेंज हुआ ना डायरेक्शन में चेंज हुआ, तो वेक्टर में कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा, नो चेंज इन द वेक्टर, यानी कि वेक्टर आपके पास नहीं बदलेगा। तो यही हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसमें बोला जाता है कि इफ अ वेक्टर इज पैरेलली, ठीक है, इफ ए वेक्टर इज पैरेलली, ठीक है, शिफ्टेड, शिफ्ट कर दिया जाए, इफ ए वेक्टर इज पैरेलली शिफ्टेड विदाउट रोटेटिंग, मतलब रोटेट नहीं करना है, उसको शिफ्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। एक वेक्टर को आपने रोटेट किया क्या, घुमाया क्या, ऐसे ऐसे घुमाए नहीं ना इधर उधर, सीधे सीधे ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर दिए हैं, ठीक है, ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर दे रहे हैं, समझ रहे हैं बात को ना, ठीक है। वही लिख रहे हैं कि वेक्टर इज पैरेलली शिफ्टेड विदाउट रोटेटिंग, ठीक है, देन वेक्टर रिमेन अनचेंज, तो वेक्टर आपका बदलता नहीं है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, समझ रहे बात को ना, बहुत काम आने वाली है ये हमारे पास प्रॉपर्टी। वेक्टर बदलेगा नहीं, किसी भी वेक्टर को अगर आप पैरेलली शिफ्ट कर दें, ठीक है ना, उसका हमने डायरेक्शन बदल रहे हैं ना उसका लेंथ बदल रहे हैं, जितना बड़ा लेंथ था उतना बड़ा लेंथ भी बना रहे हैं, यानी उतना ही मैग्नीट्यूड है उतना डायरेक्शन है, तो वेक्टर चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए हमारे पास कोई वेक्टर है, वो सेम वेक्टर, ठीक है, मान लीजिए वेक्टर एफ है, ठीक ना, कोई वेक्टर एफ है 10 न्यूटन का, ठीक ना, ऐसे मान लीजिए वेक्टर एफ है 18 न्यूटन का है और इसकी डायरेक्शन नहीं है, ठीक है ना। अब इस वेक्टर को हम हल्का सा रोटेट कर दें,
अब रोटेट कर दीजिए वेक्टर को, ठीक है ना, हल्का सा करिए, ज्यादा करिए, वेक्टर को हमने मान लीजिए रोटेट कर दिया, इसको रोटेट करके कुछ ऐसे बना दिया, ठीक है ना, लेंथ सेम है, जितना बड़ा है उतना बड़ा ही है, ठीक है ना, लेकिन आप इसको रोटेट कर दिए हैं, तो क्या रोटेट करने से वेक्टर बदल जाएगा? अब सोचिए, बताइए हमको, जैसे देखिए वेक्टर के लिए क्या दो चीज का रिक्वायरमेंट है, क्या चाहिए वेक्टर के लिए, क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन, ठीक है ना, वेक्टर के लिए हमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, सही बात है नहीं है, सही बात है, ठीक है ना। अब देखिए इस वेक्टर को हमने क्या किया, बस ऐसे रोटेट कर दिया, हल्का से जाकर रोटेट करके यहाँ से ऐसे घुमा रोटेट करके यहाँ ले आती है, तो लेंथ तो उतना ही है, जितना बड़ा ये था उतना बड़ा ही है, यानी कि मैग्नीट्यूड में क्या है, नो चेंज, मैग्नीट्यूड तो नहीं बदला, हमने उसका लेंथ नहीं बदला तो मैग्नीट्यूड नहीं बदला, लेकिन डायरेक्शन बदल गया, देखा नहीं, ये वाला वेक्टर का डायरेक्शन इधर है कि नहीं, इस डायरेक्शन में था, अब इस वाला वेक्टर का डायरेक्शन इधर हो गया है कि नहीं, डायरेक्शन बदल गया नहीं बदल गया, आप ही बताओ, डायरेक्शन बदल गया नहीं बदल गया, तो डायरेक्शन में चेंज आ गया, ये बताइए, जब डायरेक्शन बदल गया तो वेक्टर नहीं बदल गया, वेक्टर न बदले इसके लिए क्या, कुछ भी न चेंज हो, तो मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज हुआ लेकिन डायरेक्शन चेंज होगा, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेक्टर क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी वेक्टर बदल गया, ठीक है ना, वेक्टर बदल गया, यानी कि अगर किसी वेक्टर को हम रोटेट कर दें, किसी एंगल से घुमा दें, तो वेक्टर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, सिर्फ एक कंडीशन है कि जब वो वेक्टर चेंज नहीं होगा, कब नहीं होगा, देखिए इस वेक्टर को हम घुमा रहे हैं, घुमाते, मान लीजिए ये वाला वेक्टर है, हम इसको घुमा रहे हैं, ठीक है, ऐसे था, इसको हम घुमा रहे हैं, घुमाते 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 वहीं आ जाए, यानी 360 डिग्री एंगल घुमा दीजिए, या घुमाते 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 2 राउंड मार दीजिए, 720 डिग्री एंगल आ जाए, यानी कि जब पूरा का पूरा घुमा के वहीं पर आ जाएंगे 360 डिग्री, 720 डिग्री, समझ रहे हैं, या 1080 डिग्री, इस टाइप का एंगल अगर घुमा देंगे तो वेक्टर आपका नहीं बदलेगा, अदरवाइज आप 2 डिग्री घुमा दीजिए, 5 डिग्री, कुछ भी घुमा दीजिए, उसके बाद कोई भी एंगल पे घुमाइए, वेक्टर बदल जाएगा, क्यों बदल जाएगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन बदल गई है, मैग्नीट्यूड आप बदले या न बदले, लेकिन डायरेक्शन बदल गई, तो डायरेक्शन बदलने से क्या होगा, वेक्टर ही बदल गया, समझ रहे हैं बात को ना, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी को आप ले लीजिए कि इफ अ वेक्टर इज रोटेटेड बाय एनी एंगल अदर देन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360, यानी 360 डिग्री के इंटीग्रल मल्टीपल पे इसके अलावा कुछ ले रहे हैं, तो वेक्टर क्या होगा, आपके पास वेक्टर विल चेंज, ठीक है, वेक्टर आपके पास बदल जाएगा, ठीक है। अगर आप 360 डिग्री घुमा लीजिए, 720 पे घुमाइए तो वेक्टर नहीं बदलेगा, अदरवाइज किसी भी एंगल पे घुमाएंगे तो वेक्टर बदल जाएगा, क्यों बदल जाएगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन बदल गई, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी को भी आप याद रखें, ठीक है ना। अब हमारे पास टर्म आ रहा है इक्वल वेक्टर किनको कहते हैं, किनको आप कहेंगे इक्वल वेक्टर, मान लीजिए हमने कह दिया, मान लीजिए वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ये दोनों बराबर हैं, तब कब कह पाएंगे आप कि वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर है, ठीक है ना, कब कह पाएंगे, देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी को बराबर होने के लिए पहली कंडीशन क्या है, इनका लेंथ बराबर होना चाहिए, लेंथ बराबर से क्या मतलब है, इनका मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, यानी ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, है कि नहीं है, यानी कि इसकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, यानी कि जो ए का यूनिट वेक्टर है और जो बी का यूनिट वेक्टर है, जो ए का यूनिट वेक्टर है और जो बी का यूनिट वेक्टर है, ए भी बराबर होना चाहिए, ठीक ना। और जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ये क्या करना चाहिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मस्ट रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी, समझ रहे हैं ना, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मस्ट रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, सेम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। 3 कंडीशन है, अगर आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर है, ठीक है, तो कब होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, वेक्टर ए की डायरेक्शन और वेक्टर बी की डायरेक्शन बराबर होनी चाहिए, और वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए, इसका क्या मतलब है, यानी कि वेक्टर ए अगर फोर्स है तो वेक्टर बी भी फोर्स होना चाहिए, समझ रहे बात को ना। अगर ये फोर्स है, ये एक्सेलरेशन है, तो ऐसा नहीं ना इक्वेट कर सकते, फोर्स और एक्सेलरेशन को इक्वेट कर सकते क्या, नहीं ना, इसलिए हमारे पास मान लीजिए वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया, ठीक है ना, इस तरह से हमको इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना।